वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस के स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो पीडीएफ है इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है आपका जियोग्राफी का। सो जियोग्राफी जो है इसको यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, उनको ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र से। सो टोटल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद रखना है आपको 15। अब अगर हम बात करें कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीकरण संबंधी जो अध्ययन हुए उस पर अगर हम गौर करें तो उस पर पता चलता है कि उसके उपरांत ही योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की अनुशंसा की थी। मतलब अगर नहीं पता होता, अगर नहीं इसके बारे में अध्ययन किया गया होता कृषि जलवायु क्षेत्रों पर, ठीक है, तो कैसे योजनाएं क्रिएट होती। कृषि योजना के लिए ज़रूरी है कि इंडिया को अलग अलग जो क्लाइमेट जोन है उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर वहाँ पर पॉसिबल है उसमें उसको डिवाइड किया जाए, फिर उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करी गई, उसके बाद जाकर योजनाएं जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो कृषि जलवायु विशेषताओं विशिष्ट मृदा प्रकार, तापमान, वर्षा तथा इसकी विविधता सहित जलवायु और जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो संसाधन विकास के लिए कृषि क्षेत्रों को मोटे तौर पर 15 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। सो किस किस आधार पर किया गया है? एक है आपकी कृषि जलवायु की जो विशेषताएं हैं जिसमें आपका स्पेसिफिक वहाँ की सॉइल कैसी है। ऑब्वियस सी बात है, सॉइल पर डिपेंड करेगा वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी हो रही है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर मतलब जिनके बेस पर अलग अलग क्षेत्रों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब ये जो 15 क्षेत्र हैं इसमें आपका आ गया पश्चिमी हिमालयी जो श्रेणी है, पूर्वी हिमालय की जो श्रेणी है, मतलब जो हिमालय की श्रेणी है आपकी, एक हो गई आपकी इधर पश्चिमी हिमालय और इधर हो गया आपका पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो इसमें इसको डिवाइड करा गया है। निम्न गंगे मैदानी क्षेत्र, मतलब गंगा के जो मैदान क्षेत्र हैं उनको 3 में डिवाइड करा गया, निम्न में, मध्य में और उच्च में, ठीक है। हिमालय को 2 उसमें डिवाइड करा गया, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। इसके बाद गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, ये एक और कैटेगरी आती है। इसके बाद पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर ये नंबर ज़रूर आपको याद रखना है कि कितने अलग अलग उसमें डिवाइड करा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जो गंगा पार का मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र है, केंद्रीय पठार और पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिणी पठार और पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र हो गए, पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र हो गए, गुजरात के जो मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, और जो द्वीप यानी कि जो आइलैंड वाला एरिया है उसको यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद आगे बात करें कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, इसके अकॉर्डिंग भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो ये नंबर आपको एज इट इज़ याद रखना है। अगर हम बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ ये जो सॉइल सर्वे है इसके अकॉर्डिंग तो इंडिया को 20 एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल उसमें सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और 60 जो है वो कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं जिसके अंदर डिवाइड किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर किया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास, ये जो एक पुस्तक है जो कि MS रंधावा इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। भारतीय कृषि का जो इतिहास बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा। ये क्वेश्चन आ चुका है। इनका पूरा नाम क्या था? मोहिंदर सिंह रंधावा। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक और बाजारों उन्मुख रूप जो है ग्रहण करती जा रही है। इसका मतलब क्या है? पहले जो हमारा एग्रीकल्चर होता था जिसके अंदर बहुत उन्नत बीज यूज़ नहीं होते थे, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, तो इतनी ही खेती हो पाती थी जितना सफिशिएंट है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि उसको बेच कर आप खूब पैसा कमा लोगे और एकदम कमर्शलाइज तरीके से एग्रीकल्चर करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं था। बट जब हरित क्रांति हुई तो चीज़ें बहुत रैपिडली बदली
उसके बाद अब जो एग्रीकल्चर होती है, अगर प्रॉपरली एग्रीकल्चर करा जाए तो ये अपने आप में इतना बढ़िया बिजनेस है जो दूसरे सभी बिजनेस से ऊपर जा सकता है, बशर्ते थोड़ा सा आपके अंदर रिस्क बेयर करने की क्षमता हो, और अगर लॉस हो जाए तो उसको भी आप बेयर कर पाएँ। अदरवाइज़ ये बहुत बेनिफिट वाला। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, FAO इसके मानक के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसलें उगाना अंतर फसली खेती कहलाता है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिक्स्ड जो एग्रीकल्चर है इसका मतलब क्या है, तो मिक्स्ड खेती का या फिर मिश्रित खेती का मतलब क्या है कि उसमें फसलों के साथ साथ में पशुपालन भी चले, जिससे किसानों मतलब जिससे खेत जो है, खेतों से बचा हुआ जो समय है वो पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला जो राज्य है, अग्रणी राज्य है, वो कौन सा है आपका? पंजाब। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है, हम सबको अच्छे से पता है, और यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग है जो कि कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। यहाँ पर अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो बारिश कितनी होती है? एवरेज 125 सेंटीमीटर। इसके बाद संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर कवर अप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत में बीज ग्राम संकल्पना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि कई सारे किसानों को इस तरीके से जोड़ा जाए एक स्वयं सहायता समूह में जो समान विचार रखते हों, उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे जो है अपनी पसंद की फसलों को उत्पादित करने के साथ साथ जो काम कर रहे मतलब जो काम कर सकें, और जिससे स्वयं की और जो साथी किसान हैं उनको भी बीजों की ज़रूरत को उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा कर सकें। इसके बाद एगमार्क केंद्र की बात करें तो एगमार्क केंद्र जो है ये आपका केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत, ये एक्ट ज़रूर याद रखिएगा कि ग्रेडिंग और जो मार्केटिंग अधिनियम एक्ट है कब का है आपका? 1937 का। इसके अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण, क्वालिटी संवर्धन को प्रोत्साहित करती है, और वर्ष 1938 के बाद से यह योजना अब तक लागू है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी की जो उर्वरता है उसको सुधारना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों के आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, इसको पूरे देश में संचालित किया जा रहा है और इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि KCC जो है ये कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल जो बैंक हैं उनके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हरी खाद कृषि जो है ये उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में सनई, लोबिया तथा ग्वार की तुलना में अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में शुरू की गई। विश्व स्तर पर एल्बर्ट हॉवर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। तो ये नाम ज़रूर याद रखना है आपको,
एल्बर्ट हॉवर्ड, इनको आधुनिक जैविक कृषि यानी कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसका जनक माना जाता है, तथा वृहद स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? क्यूबा था। ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखिए। सो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वाली वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे, ये जो हरित क्रांति आप देख रहे हो इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिएगा। बाय बाय।